अब ये किस किस को मारेंगे, किस किस को जो है दहशतगर्द, किस किस को गद्दार कहेंगे। ये आग के साथ खेल रहे हैं। 24 करोड़ अवाम की मान लें या फिर 24 करोड़ अवाम को कत्ल कर मैंडेट को चुराते हैं, तो फिर आप शर फैला रहे होते हैं। तावला तारड़ जो कोई हक ही हासिल नहीं असेंबली में बैठने का, जो एक स्ट्रेंजर है हाउस में, वो तो हारा हुआ इलेक्शन, किस हैसियत से वज़ीर इत्तलात बना बैठा है। सारा लंदन प्लान के खिलाफ हो रहा था ना, इस वजह से वो अब आर्टिकल 6 को याद आ रहा है। NA 127 में इतना बड़ा धांधला हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी खुद वो इस धांधले का शिकार हुए। उन्होंने तकरीबन 1 अरब से 1.5 अरब रुपया का फाइनेंस भी लगाया है। वो एक इतने बड़े इशू पर साइलेंट क्यों है? जरदारी साहब ने कह दिया कि जी हम नहीं बोलेंगे, हम जो करेंगे आप उस पर नहीं बोलेंगे। तो ये सब मुकमका है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था ट्रंप, उसने इमरान खान को बाकायदा तौर पर बुलाया उधर और उसको कहा कि जी किसी तरीके से अफगान इशू एड्रेस करो। हम तो कहते हैं कि जी ट्रंप अब जाहिर है वो आए, वो आपकी जान छुड़ाए, नहीं हमारी जान तो अल्लाह ही छुड़ाए इनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हल्का NA 127 में तावला तारड़ और बिलावल भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताइएगा, फॉर्म 45 और 47 तो बात बहुत आगे निकल गई हुई है उससे। आप ये बताइए, आपने एक पटिशन फाइल की है, वो कहाँ तक पहुंची है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पटिशन जो देखिए ये सारी कश्मकश में, सारी जद्दोजहद में जो धांधली हुई है, जिस तरह से RO के ऑफिस में जो रिज़ल्ट चेंज किया गया, उसके अगले ही दिन हम हाई कोर्ट में हमने जाकर कोशिश की कि हमें वहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। और वहाँ पर कहा गया कि जी आप जाएँ इलेक्शन कमीशन में जाएँ, वहाँ पर आपका जो है जो कंप्लेंट सुनी जाएगी। इलेक्शन कमीशन में गए इस्लामाबाद, तो वहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हुआ। इलेक्शन कमीशन में जो पटिशन दायर की गई, उस पटिशन में भी काफ़ी मेहनत थी, मेहनत तलब काम था। सारी एविडेंस, सारी शहादतें, सारी डॉक्यूमेंट्स, फिर सारा फॉर्म 45 लेकर हम गए और वहाँ पर जब हमने अपना पूरा केस को फाइट किया, तो वो फैसला जो था वो मेंबर्स ने रिज़र्व कर लिया और पूरे टाइम को कंज्यूम करके 10-15 दिन फैसला उन्होंने अनाउंस नहीं किया। मेन टाइम जो ट्रिब्यूनल्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट हो चुके थे, तो कोशिश ये मेरा ख्याल है कि उनकी ये थी कि ये किसी तरीके से इनका टाइम जो है वो लैप्स हो जाए। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि वो भी हमने मेहनत से जो है ना दिन रात जाग कर जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया कि आप ट्रिब्यूनल को रजू करें, तो फिर हम ट्रिब्यूनल में दिन रात जाके वहाँ पटिशन फाइल की। और अब उस पर जो ट्रिब्यूनल हमारे हैं, अनवार हुसैन साहब, उन्होंने ये डायरेक्शन दी है, उन्होंने ऑर्डर किया है, पिछली जो डेट गुजरी है उसमें तावला तारड़ साहब को कहा गया है कि वो अपने फॉर्म 45 अटेस्टेड जो हैं वो या जो सर्टिफाइड हैं वो लेकर आए, जमा कराएं विद एफिडेविट। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया गया है कि इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45, 46, 47 जो है वो इंश्योर करे, प्रोड्यूस करे अदालत के सामने, और प्लस उसके साथ एविडेंस एफिडेविट जो है वो भी जमा कराए, ताकि अदालत जो है उसको फाइंड आउट करे कि अगर उन्होंने फेक करवाया है, अगर ये फेक सारी एक्सरसाइज है, तो एफिडेविट भी इसी वजह से उनको कहा गया है कि तारड़ को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। अच्छा सर, ये बताइएगा कितने इधर आपके हलके में पोलिंग स्टेशन थे? आपका क्या मौकफ है कि कितने हलकों से आप जीते हैं, कितने हलकों से? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं। आप क्या कहते हैं, आप कितने हलकों से जीते? आपके पास जो ओरिजिनल फॉर्म 45 टेस्टेड है, वो कितने पोलिंग स्टेशन से? ये मेरे पास सब है। टोटल 337 पोलिंग स्टेशन हैं NA 127 में, और टोटल के टोटल 337 जो हैं मेरे पास फॉर्म 45 ओरिजिनल जो है वो उन सारों मौजूद से है। आप जीते हुए हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवरऑल बिलावल भुट्टो से तकरीबन 85,000 की लीड से जीता हूँ, और तावला तारड़ से मैं तकरीबन कोई 37,700 की लीड से जीता मतलब आपके, अगर आपके आपके मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के इस टाइम के फैसले के मुताबिक नहीं, आपके मुताबिक आपके हलके के जो पोलिंग स्टेशन से आपके कितने वोट थे हूँ। मेरे जो तकरीबन आपके पास फॉर्म 45 है? 1,04,000 से ऊपर ही होंगे। तो इताउल्लाह तारड़ साहब आप जो जीते हैं वो किस लीड से जीते हैं? वो वैसे जो इलेक्शन कमीशन ने जो इन्होंने RO ने जो रिजल्ट दिया है उसके मुताबिक तो तावला तारड़ के जो शो किए गए हैं वो 98,000 शो किए हैं, और मेरे जो शो किए हैं वो अराउंड अबाउट 83,000 के राउंड अबाउट शो किए हैं। तो बट ये सारे फेक है, और बिलावल भुट्टो जरदारी के 15,000 के करीब शो किए हैं। शो किए हैं।
सर ये बताइएगा, आपके जो वोट है, आपके जो फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो के कितने वोट हैं? नहीं, बिलावल भुट्टो के वोट देखें, इन्होंने ये किया है, इन्होंने सारा रिकॉर्ड जला दिया ना। इन्होंने वो वहाँ पर जो है वोट बैलेट पेपर्स जो है वो सारे डब्बों से निकाल कर वो सारे जलाए तो हैं। सर कैसे आप कोर्ट में देंगे जिनके जो पास? मैंने एफिडेविट दिया हुआ है कोर्ट में, वो मेरे पास वो पड़ी हुई हैं चीज़ें। जो जो इन्हें जलाया हुआ मटेरियल है वो भी पड़ा हुआ है, और उसका एफिडेविट जो है मैंने जमा करवाया हुआ है। और वो सारे चीज़ें जो हैं वो कोई कोई ये तो नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता किसी पर कोई बिलावजह इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त डिटोरेट हो रहा है, और उसकी वजह ये धांधली शुदा इलेक्शन है। और सारा जो पॉलिटिकल अनार्की जो इस वक्त है मुल्क में, वो इसी वजह से है कि जब आप मैंडेट चुराएंगे तो आपकी जो है वो मजबूत गवर्नमेंट नहीं बनेगी। और मांगे तांगे के लोग लेकर आप एक धांधली शुदा गवर्नमेंट बन के, तो उस क्या इन्वेस्टमेंट आनी है इधर, और क्या बिजनेस होना है। सर अब तो हुकूमत पीटीआई पे, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बातें कर रही है। अब तो फॉर्म 45 47 से बात आगे जा चुकी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन होगा? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर तो ये 25 करोड़ आवाम को कत्ल कर दें, उनको मार दें, तो फिर शायद ये हो सके कि फॉर्म 45 47 और प्लस ये इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन 25 करोड़ आवाम को मार के तो बाद में जो डिज़ायर्ड रिजल्ट लिए जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, और सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत अवेयरनेस दे दी है। अब ये किस किस को मारेंगे, किस किस के खिलाफ पर्चे करेंगे, किस किस को जो है दहशतगर्द, किस किस को गद्दार कहेंगे। अब तो ज़ाहिर है ये इतनी अवेयरनेस है, नई नस्ल जो है वो हर साल तैयार हो रही है, और ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि ये आग के साथ खेल रहे हैं। और अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो उसको चलने दें, और अवाम जो है वो सबसे बड़ी एक, किसी भी जमात के लिए, किसी भी एमपी एमएनए के लिए अवाम का जो वोट है वो ही उसकी सजा है, वो ही उसकी जजा है। और अगर फर्ज किया, अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, अगर फर्ज किया वो अवाम, बजाय कि उसको आप दहशतगर्द करार दें, बजाय कि उसको आप बैन करने के चक्कर में रखें, उसको अवाम के सामने रखें। अवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अवाम की ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। इलेक्शन 2024 ने ये साबित किया है कि तमाम के तमाम नैरेटिव जो है वो फेल हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अवाम ने एक ही जो है वो अपना स्टांस दिया है पूरी। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो मल्टी नेशनल, यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मल्टी लिंग्विस्टिक पीपल जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ एथनिक जो हैं वो यहाँ पर, एक एक रेस नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान में बेतहाशा रेसेस हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा ज़ुबानें हैं, पाकिस्तान में बेतहाशा जो है वो रंगो नस्ल के लोग हैं। पाकिस्तान में हर फ़िका के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग मौजूद हैं। सब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के जो सिलेक्टेड, या जिन लोगों को पुट किया था इमरान खान ने, वो उतारे वो लोग, और वो जीते। यानी कि कोई एक, ना पठान ने पठान को वोट दिया, ना पंजाबी ने पंजाबी को वोट दिया, ना मुहाजिर ने मुहाजिर को वोट दिया, सब ने यकमुश्त होकर इमरान खान के बंदे को वोट दिया और 180 सीटें दी। और अब क्या देखना चाहते हैं, क्या ये या तो आइन को चेंज कर लें, लेकिन हमें कोई इतराज नहीं। आप कोई डिसिप्लिन तो तय करें ना, आप कोई 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 तरीका का तो तय करें ना। अगर आपने नून लीग को लेके आना है, अगर आपने पीपल्स पार्टी को लेके आना है, तो आइन में लिख दें कि ये दो जमातें ही जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे, या यही दो घर जो हैं, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली जो है, यही पाकिस्तान के लोगों के फ्यूचर के साथ खेलेंगे। और इन्होंने ही हुकूमत बनानी है, इन्होंने अपोजिशन बनानी है, तो फिर तमाम लोगों को वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। लेकिन लोगों ने एक होप जो है वो, ज़िंदगी में जीने के लिए एक होप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान में उम्मीद की किरण नहीं है ना, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट को हम इस तरह कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का क्या अंजाम निकलेगा? ये लड़ाई कहाँ जाके ख़त्म होगी? मैंने तो आपको अर्ज़ की है कि इसका हल यही है कि या तो अवाम की मान लें, 24 करोड़ अवाम की मान लें, या फिर 24 करोड़ अवाम को कत्ल कर दें। ये इसमें बैन बैन अब नहीं चलेगा। अब यही है कि इतना अवाम को क्या हम बताएं। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम लोग जो हैं वो, लोगों ने वोट दिया है आपको। लोगों ने मतलब इलेक्शंस में कैंडिडेट के सिंबल को ढूंढ कर उसने लोगों ने वोट दिया है, और मैंने हैसल कौम लोगों ने वोट दिया। तो अब ये 25 करोड़ अवाम की बात को मान लिया जाए ना, क्या मतलब मुझे नहीं समझ आती कि जब अल्लाह ताला ने कहा है कि इक़्तिदार आला जो है वो उसके
अल्लाह ताला के पास है, और उसके बाद उसकी जो है डेलीगेट पावर्स जो है वो अवाम के पास है। और अवाम अगर किसी कौम के जो अवाम है वो अगर वोट देते हैं किसी जमात को या किसी बंदे को, तो उसका मतलब है कि आप उसको गवर्नमेंट को बनाने दें। और अगर आप उसमें इंटरव्यू नहीं करते हैं, अगर आप लोगों के मैंडेट को चुराते हैं, तो फिर आप शर फैला रहे होते हैं। और फिर जब शर फैलता है तो फिर ये सारी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान में हो रही सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीटों के फैसले के बाद हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल आया। यहाँ भी आवाज़ें उठी कि शायद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे अमल ना किया जाए। सर क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, ये तो अब मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं, जिन्होंने ये फैसला दिया है, और उन्होंने बिल्कुल इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं या उस पार्टी के साथ या चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, तो रिजर्व सीट्स जो हैं उनकी सीटों के प्रोपोर्शनल जो बनती हैं वो उन्होंने दी हैं। और इसी वजह से नून लीग के जो हैं वो लोग जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं। और अताउल्लाह तारड़ जो खुद, जिसको कोई कोई हक ही हासिल नहीं असेंबली में बैठने का, जो एक स्ट्रेंजर है हाउस में, वो तो हारा हुआ इलेक्शन, तो उसको, वो पाकिस्तान के लोगों को क्या गाइड करेगा? वो, उसको तो खुद क्वेश्चन है बहुत बड़ा उसके ऊपर कि वो किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो किस हैसियत से वज़ीर इत्तलात बना बैठा है। उसके पास तो कोई हैसियत ही नहीं है कि वो असेंबली में बैठे, वो तो स्ट्रेंजर है। और स्ट्रेंजर को आपने वज़ीर इत्तलात बना दिया, जो पूरी कौम को, जिसको कौम को धोखा दे के वो वज़ीर इत्तलात बना हुआ है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा हम बैन करेंगे। बैन तो तेरे पे होना चाहिए, बैन तो तेरे पे होना चाहिए कि तू आके तू किस हैसियत से बोला, तेरी तो तू तो हाउस में जा नहीं सकता। अच्छा सर, जिस तरह आपने बोला कि क्या नाम है उसका 25 करोड़ अवाम की आवाज़ है, मुझे ये बताइएगा, एक पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो, वो भी आपके हल्के के कैंडिडेट थे, वो क्यों खामोश हैं? आप क्यों शोर मचा रहे हैं? उनके कितने वोट थे? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और प्लस ये है कि वो एक बहुत बड़ी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के फर्जंद हैं, और पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वो नवासे हैं, और साबिक़ सदर और मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी साहब के वो बेटे हैं। और वो पाकिस्तान को खप्पे का नारा लगाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि वो एक इतने बड़े इशू पर साइलेंट क्यों है। तो यही मेरा सवाल है आपसे। NA 127 में वो इतना बड़ा धांधला हुआ है, और उनको ये भी पता है कि ये धांधला कैसे हुआ है, किसने किया है, और खुद वो इस धांधले का शिकार हुए हैं। खुद वो इस धांधले का शिकार हुए हैं, क्योंकि वो भी कंटेस्टेंट थे, और उनको पता करना चाहिए कि मेरा कितना वोट है, हुआ क्या है, मैं जीता हूँ, मैं हारा हूँ, मेरे वोटों के साथ हुआ क्या है, वहाँ पर क्या ऐसा स्टैंपें लगी हैं या कि वोट को जलाया गया है। तो मैं हैरान हूँ कि ये एक क्रिमिनल, मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सरजद हो रही है। वो अभी भी उनके पास नेशनल असेंबली का फ्लोर है, वो अभी भी एक सूबा उनके पास है। कौन सी ऐसी चीज है कि वो उनको मना कर रही है कि वो इस चीज पर बोलते नहीं है? सर वफाक में पंजाब में उन्होंने हुकूमतों को वोट दी है। मैं ये वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मफादात है ना, मफादात देखें, इतने बड़े मफादात हुकूमत लेने के कि आप हमारे NA 127 के हल्के से खड़े हुए, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप खड़े हुए, पीपल्स पार्टी के लोगों ने आपको वोट दिया, वहां पर धांधला हुआ, और क्या हमारे NA 127 के जो लोग हैं वो इतने वो गए गुजरे हैं कि आप उनकी बात नहीं कर सकते कि ये वोट जो है वो बिलावल भुट्टो किस हैसियत पर इधर खड़े हुए थे, क्या क्यों इधर खड़े हुए थे NA 127 में? अगर उन्होंने यहाँ पर, इसलिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो इस उम्मीद और इस हलफ के साथ खड़ा होता है कि मैं इस हल्के के लोगों का एक बाएतमाद उम्मीदवार हूँ, और ये हल्के के लोग जो है मुझ पर एतमाद करेंगे, मैं उनकी बात जो है वो मैं नेशनल लेवल तक पहुंचाऊंगा, उनके हकूक का ख्याल करूंगा, उनके जो इश्यूज हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा, और मैं इस वजह से अपने नॉमिनेशन पेपर्स इस हल्के में जमा करवा रहा हूँ कि यहाँ मेरा वर्कर है, और उसकी आवाज़ मैंने सुनी है, और उसकी आवाज़ मैंने नेशनल लेवल पर ऊपर पहुंचानी है, और उनके इशूज को एड्रेस करना है। अब NA 127 में अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर खड़े हुए थे, और वहां पर उन्होंने तकरीबन 1 अरब से 1.5 अरब रुपया का फाइनेंस भी लगाया है, जो पाकिस्तान के लोगों के ये इल्जाम लगा रहे हैं या नहीं, ये आप इधर सर्वे करके तो देखें NA 127 में हुआ क्या है। आप कहते हैं आपका सफर अवाम है, अवाम के वोटों से आप आते हैं, अवाम के वोटों पे ही आप लड़ते हैं,
अवाम के बीइंग नुमाइंदा कोई भी हो, आप हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो और पीपल्स पार्टी हो, किसी जमात का हो, अवाम के वोटों के बगैर कुछ नहीं, असम्बलियों से आपकी लड़ाई में और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई में या बाकी जमातों की लड़ाई में अवाम की दर है। आप बात करते हैं 25 करोड़ अवाम की, सिर्फ अपने लिए, अवाम के हकूक़ के लिए आपकी किसी जमात ने कभी नहीं आवाज़ उठाई, क्यों? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये आपको करेक्ट करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने जब भी बात की है, वो लोगों के हकूक़ की बात की है। और चूँकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, और तहरीक इंसाफ बेसिकली इंसाफ के नाम से बनी है। तो आपने देखा होगा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त भी उन्होंने यही बात की थी कि लोगों पर इन्वेस्ट करो। ये मेट्रो बस, ये ट्रेनें, ये सब जो नेटवर्क्स हैं, ये किकबैक्स के लिए आप करते हैं, आप लोगों पर इन्वेस्ट करें। तो लोगों पर इन्वेस्ट करने का मतलब यही है कि आप लोगों की सेहत पर तवज्जो दें, लोगों के हकूक़ पर तवज्जो दें, लोगों को दहलीज पर इंसाफ मिले, उन थाना कचहरी उनसे उनको प्रोटेक्ट करे, बजाय कि थाना कचहरी से लोग डरें, भागें। उनके हकूक़, उनकी सेहत, एजुकेशन, उनके वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट दिया, फिर सेहत कार्ड का नाम दिया। सेहत कार्ड बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था, वो अवाम के लिए ही था। तो ये सारी चीज़ें अवाम के लिए तो कर रहे थे, यही तो सज़ा मिल रही है। खोखर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सेहत कार्ड ठीक है, 3.5 साल में आप मुझे अपनी हुकूमत पंजाब का, उस्मान बुज़दार की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत का सेहत कार्ड के अलावा कोई ऐसी बात बता दें जिस पे आप लड़ सकें कि हाँ यार हमने साढ़े नहीं, तीन नहीं, उस पर साल ये देखें, की है। ये आप देखें, अब पुराने अगर आप समझते हैं कि हमें कुछ स्टडीज़ देखनी, तो आप देख लें पीटीआई गवर्नमेंट कोविड में बड़े ज़बरदस्त तरीके से निकली, और तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड ने इमरान खान को और पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया कि जी आपने किसी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इस कोविड से आप निकले। और उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो थी उसने ग्रोथ की, बहुत लाजवाल किस्म की ग्रोथ की। फिर उसके बाद आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ग्रोथ की, और फिर आपको जो फॉरेन रेमिटेंसेस आपको बहुत ज़्यादा आए। फिर उसके बाद जो थे, एक प्लान जो था, घर देने का प्लान था। फिर उसके बाद सेहत कार्ड, आपने खुद अभी उसका जिक्र किया। उसके अलावा जो एक निसाब में जो तब्दीली आई, और जिस तरह से एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था कायदे-आज़म का और आईन पाकिस्तान में, उसको ट्रू ट्रू पिक्चर के तौर पर उसको पेश किया। यूएनओ में जो है वो पाकिस्तान को पहली दफ़ा सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर उनको उनके उनकी जो कहते हैं कि उनको उनका नाम लेकर अपनी स्पीच की, और प्लस ये कहा कि जो ब्lasphemy जो होती हैं उस पर सबसे पहले आप इंटरनेशनली ये देखें कि किसी भी नबी पर अगर आप ब्lasphemy करेंगे तो वो किसी कौम को अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले कभी नहीं किसी एज ए कौम इमरान खान ने पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद किया। गरीब आवाम को इमरान खान ने वो एहसास प्रोग्राम दिया, और उसकी बेसिस पर बहुत सारे लोगों को जो है वो उनके घरों में उनके चूल्हे जले। तो यूथ के लिए इमरान खान ने यूथ प्रोग्राम दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि 3 साल के जो गवर्नमेंट थी, और उसमें कोविड भी आया, उसमें आपने काबुल में जो अफ़गान इशू उसको भी आपने एड्रेस किया। आपकी एक फॉरेन पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसको उसका रुझान बेहतर हुआ। जो था उस वक़्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था ट्रंप, उसने अप्रिशिएट किया, उसने इमरान खान को बाकायदा तौर पर बुलाया उधर, और उसको कहा कि जी किसी तरीके से अफ़गान इशू एड्रेस करो हमारे लिए साथ मिलकर। तो ट्रम्प का इंतजार हो रहा है कि वो आए तो आपकी शायद को जान छोटे पीटी है। ट्रंप जी, हम तो कहते हैं कि जी ट्रंप अब ज़ाहिर है वो आए, और वो आपकी अच्छे। जान छुड़ाए नहीं, थे। हमारी जान तो अल्लाह ही छुड़ाए इनसे। हमारी जान तो हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं। बाकी ट्रंप की जो है वो मैं समझता हूँ कि वो जो अमेरिकन जो हैं उनके लिए वो अच्छा एक प्रेसिडेंट साबित हुआ है। और प्लस उसको एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में जो फ़र्क है वो यही है कि वो एक वार मॉन्गरिंग है, और दूसरे जंगों को ख़त्म करने वाले हैं। जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वॉर कराएंगे मुख्तलिफ खित्तों में, तो हम पले फले फूलेंगे, ये जो है वो जो बाइडन की जो पार्टी है वो इस पर बिलीव करते हैं। और ट्रंप जो है वो तो सब अमन की दौर से बात बाहर हो गया ना, तो जो है नहीं, लेकिन ज़ाहिर उनका कोई ना कोई कैंडिडेट तो आएगा ही अच्छा ना सर, सिर्फ ये बताइएगा, खोखर बरादरी मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इलेक्शन लड़ती है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी लड़ती है, पीटीआई से खोखर बरादरी, जैसे सैफ खोखर साहब है, शहबाज खोखर साहब है, आप जहीर अब्बास खोखर साहब है, और वो दूसरे काफ़ी आपके जो अजीज़ हैं वो पॉलिटिशियन में अपनी अपनी पार्टी के साथ है, लेकिन 20 में से एक है। ये क्या फार्मूला है खोखरों का? नहीं, नहीं, पहली बात तो ये कि
बीच में एक तो नहीं है, हमारी आपस में जो बड़ी दुश्मनियाँ भी खोखर बरादरी में हैं, एनमिटीज़ भी हैं, प्लस ये मुखालफतें भी हैं, सियासी मुखालफतें भी हैं, ये अच्छी बात है सर, ये अगर आप इश्यूज़ भी लोगों की हैं। खान है, लेकिन हाँ, दुश्मनी अच्छी हाँ, बात नहीं है, लेकिन ये अगर आप लोगों का अच्छा ताल्लुक है, लेकिन हुँ। कौन सा ऐसी सर बात है कि इलेक्शन पार्टियां भी अलग-अलग हैं और नहीं, देखिए पार्टीज़ तो एक आपका नज़रिया होता है ना, वो तो आपका एक सोचने का अंदाज़ होता है कि आप किस तरह सोचते हैं। अगर आपकी लीडरशिप जो है, अगर उसके मुताबिक आपकी हार्मनी है, तो आपकी वो पार्टी है और वही आप उसी नज़रिए को आगे लेके बढ़ते हैं। अब जो सैफुल मलूक साहब हैं, वो लाहौर के सदर हैं नून लीग के और हमारे वो इमीडिएट मुखालिफ हैं पॉलिटिकली। तो अब उनका ज़हन जो है हमारे साथ नहीं मिलता। उनका ज़हन मिलता है कब्ज़ा ग्रुपों के साथ, उनका ज़हन मिलता है नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और पकड़-धकड़ की सियासत पर, तो इसलिए वो वहाँ पर फिट हैं। हमारा नज़रिया मिलता है इमरान खान के साथ क्योंकि इमरान जो है वो ट्रू इस दौर का वो एक लीडर है और अवाम की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, मुहिब्बे वतन आदमी है। अब पिछले 1 साल से वो जेल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से वो हम उसको उसके फॉलोअर्स हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हम मुहिब्बे वतन लोग हैं और जब तक अच्छे लोग यहाँ पर सियासत करते रहेंगे, पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीद रहेगी और अगर यहाँ पर सारे ही कब्ज़ा ग्रुपों की तरफ जाएँगे, पैसा बनाने की तरफ जाएँगे और ये इसी पर बिलीव करेंगे कि पैसे को ईमान रखेंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़्रीका का कोई मुल्क बन सकता है। फिर एक मॉडर्न वर्ल्ड में पाकिस्तान एंटर नहीं हो सकता और जिस तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हमारे फाउंडर्स जो थे, उन्होंने इसका बुनियाद रखी। अगर उसको पेशे नज़र रखा जाएगा तो फिर तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ जो हैं, वो उस पर अमल करना पड़ेगा और पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हाँ अल्लाह जी। हाफ़िज़।